हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग आपके आने वाले एग्जामिनेशन यूपीएमआरसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे गाइस। आज के सेशन में हम लोग पर्टिकुलरली जो प्रीवियसली एलएमआरसी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए थे 22/1/2020 को, ठीक है, उससे हम लोग ये पता चलेंगे कि जहाँ पे हमारे पास में 90 टेक्निकल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन से टॉपिक से पूछे गए और किस तरीके के क्वेश्चंस आपको इस साल या फिर आने वाले समय में यूपीएमआरसी के जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है आपके उसमें पूछे जा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस ये जानना कि आपको किस तरीके से प्रीवियसली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में क्वेश्चंस का पैटर्न रह चुका है और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते करके, ठीक है। इससे हमें ये पता लग जाता है कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें कौन से टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक आपको छोड़ना है करके, ठीक है। तो अभी हम लोग कंप्लीट इस पेपर को एनालाइज करेंगे, कंप्लीट 90 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में गाइस, इसलिए सेशन को एंड तक बने रखिएगा और अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज इस सेशन को समझिएगा। ओके, सो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं और देखते हुए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन 1 क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय अ ट्रांसफार्मर। देखिए, नॉट बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको काफी बार आजकल बोल रहा हूँ कि आपको जो है क्वेश्चन जो नॉट बेस्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। देखिए, नॉट बेस्ड पूछा जाना ये कोई बड़ी बात नहीं थी गाइस, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि एक ही क्वेश्चन में आपको जो है वो 3 क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। 3 क्वेश्चन किस तरीके से, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि 3 कॉन्सेप्ट पूछा थे। एक आपको नॉट निकालना है, मतलब अगर आप हमारे पास 4 ऑप्शन है तो उसमें से एक जो है ऑप्शन आपको निकालना रहता है एज अ ऑड वन आउट। तो इसके लिए आपको जो 3 कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना जरूरी है, इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। अभी देखिए, ट्रांसफार्मर के द्वारा इसमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जाता है। सबसे हम लोग 1 बाय 1 ऑप्शन को देख लेते हैं। ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, करेक्ट है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट के, चाहे वो स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो। इट ट्रांसफर्स द एनर्जी विद अ चेंज ऑफ अ फ्रीक्वेंसी, यही हमारा सबसे स्टेटमेंट जो गलत हो जाएगा, विदाउट चेंज इन, ठीक है, यहाँ पे विद बोला है तो विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट रहता था, लेकिन हमारे पास विद चेंज इन फ्रीक्वेंसी बोला गया तो हमारे फंक्शन परफॉर्म नहीं करता ट्रांसफार्मर। सिंपल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बाकी हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन सिमिलर से कि लाइक इट ट्रांसफर द एनर्जी बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। और हमारा इट ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेयर 2 इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर इन म्यूचुअल इंडक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ईच अदर, करेक्ट है, ठीक है। एक हमारा सर्किट रहता है, ठीक है, इंडक्टेंस सर्किट, इसके द्वारा हमारे पास जो एनर्जी है ट्रांसफर की जाती है। काफी सिंपल है, ऑप्शन 2 इसका गलत आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ कॉपर लॉस विद अ रोटर आउटपुट। देखिए गाइस, मैंने आपको काफी बार ये जो फॉर्मूला है मैं आपको बता चुका हूँ। सिंपल आपको रेशियो पूछा गया था इन टर्म्स ऑफ स्लिप। मैंने आपको मेंशन किया था कि इसका जो रेशियो रहता है वो रहता है हमारा PI/2। देखिए, इसके जो नॉमेनक्लेचर है PI की जगह P2 भी रह सकता है आपको मल्टीपल जगह, तो उसको आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। PI/PC/PM, देखिए, तो ये PI क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट रहता है हमारे रोटर को, ठीक है। PM क्या है, ये हमारा जो पावर कन्वर्ट होता है, ठीक है, मैकेनिकल में, वो है हमारा। और PC क्या है, ये हमारा कॉपर लॉस है। जो इसका रेशियो बनता है वो आता है 1:S/1 - अभी हमें क्या पूछा गया, रोटर कॉपर लॉस विद रोटर आउटपुट, ओके। दैट मीन्स PC/PM का ये रेशियो में पूछा गया, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास S/1 - S, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है गाइस, इसके रिगार्डिंग आपको न्यूमेरिकल भी पूछा था तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिमांड फैक्टर। देखिए गाइस, ये डिमांड फैक्टर का क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको एक सेशन रिकमेंड करता हूँ, ठीक है, वो आप अच्छी तरीके से जाके देख लीजिए। और रिकमेंड करता मतलब तो कंपलसरी आपको देखना है, यूट्यूब पे सेशन है हमारा डाल के रखा हुआ, और उसमें हमने मेंशन किया था कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन जो है हर एक एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं डेफिनेटली, और वो प्रूवन हो चुका है जिसके अंदर हमने डाइवर्सिटी फैक्टर हो गया, डिमांड फैक्टर, लोड फैक्टर, ऐसे सारे जो क्वेश्चन है, ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो हमने कवर किए, साथ ही साथ हमने उसके कॉन्सेप्ट्स को भी देखा है। अभी हमारे पास डिमांड फैक्टर का रेशियो क्या होता है, ठीक है, ये रेशियो है हमारा मैक्सिमम डिमांड ऑफ द सिस्टम अपॉन टोटल कनेक्टेड लोड ऑन द सिस्टम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और देखिए, डिमांड फैक्टर किसके लिए हमें जरूरी रहता है, ये हमें पता करते हैं हम लोग कि हमें जो प्लांट इक्विपमेंट कैपेसिटी है, ठीक है, प्लांट इक्विपमेंट कैपेसिटी जो है, ठीक है, उसके लिए हमें पता करने की इसमें ज़रूरत रहती है। और देखिए, ये जो डिमांड फैक्टर है पर्टिकुलरली ये लेस देन यूनिट रहता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा चीज़ें, ठीक है। डिमांड फैक्टर उसी तरीके से जैसे डाइवर्सिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 रहता है, ओके, उसी तरीके से डिमांड फैक्टर हमारा लेस देन 1 रहता है। इसका जो वैल्यू रहता है या फिर जो रेशियो रहता है वो हमारा लेस देन 1 रहता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी मैं आपको एक सेशन रिकमेंड करता हूँ, उसको डेफिनेटली जाके देखिएगा।
अभी देखिएगा यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, ये है हमारे इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। ये हमने सेशन डाला था अराउंड, ये मान लो 40 मिनट्स का एक ऑन एन एवरेज सेशन है, 40 से लेके 45 मिनट्स का हो सकता है। आप टाइम की तरफ मत जाइएगा। आपने जैसे आप यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा कि इस वीडियो से 2 से 3 प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछ जाते हैं, और जब से हमने ये वीडियो डाला ऐसा एक भी एग्जामिनेशन नहीं छूटा जहाँ से इस क्वेश्चन में से, इस सेशन में से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हम लोग इसीलिए आपको रिकमेंड करते गए, क्योंकि होता है कि हमारे पास में टॉपिक काफ़ी सारा है। अगर आप चाहते तो जो एक क्वेश्चन यहाँ पे अभी जो पूछा गया डिमांड फैक्टर का, ये आप 100% एक्यूरेसी के साथ ले सकते हो गाइस। इसी तरीके से जो कुछ क्वेश्चन है जो आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो मैं सेशन जो है रिकमेंड करता हूँ। आप इसको अभी इस वीडियो को छोड़ के मत देखिएगा, इसको नोट करके रखिएगा, या फिर आपको एक आपकी जो नोटबुक होगी उस पर आप मेंशन करके रखिए कि हमें ये इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन का सेशन देखना है। इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ हमने न्यूमेरिकल भी कवर करा है, और साथ ही साथ अगर मान लो डिमांड फैक्टर किसके लिए हमें काम में आता है, ठीक है, क्या अगर देखिए डिमांड फैक्टर आपको पूछा गया इंटरव्यू में भी या फिर एग्जामिनेशन में भी आजकल पूछा जाता है कि डिमांड फैक्टर हमें किस लिए पता करने के लिए यूजफुल होता है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं पर्टिकुलरली। या फिर एक तो न्यूमेरिकल हो गया, नहीं तो इसका सिंपली रेशियो ही पूछा जाएगा आपका। ओके, एग्जामिनेशन में जो है पर्टिकुलरली रिजर्व कैपेसिटी किस तरीके से निकाल सकते हैं, प्लान कैपेसिटी किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, यूटिलाइजेशन फैक्टर जो रहता है, ऐसे सारे क्वेश्चन जो है डेफिनेटली इस सेशन से आपके कवर अप हो जाएंगे। तो उसको जरूर वॉच कीजिएगा। इसकी लिंक अगर आपको नहीं मिल रही होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करा देता हूँ। नहीं मिल रहा होगा तो फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मांग सकते हो। नहीं तो अगर डायरेक्टली भी आपने सर्च किया ऐसा इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन इलेक्ट्रिकल एमसीक्यूज करके, तो हमारा सेशन अपीयर हो जाएगा। काफी पॉपुलर सा सेशन है यूट्यूब के अंदर। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन क्या पूछा गया, इट इज अ सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर मटेरियल विद नो अदर टाइप ऑफ एटम्स विद इन द क्रिस्टल। सिंपल है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको काफ़ी बार पढ़ा चुका गाइस। देखिए 2 तरीके के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक तो रहता है हमारे पास में इंट्रिंसिक और दूसरा रहता है हमारे पास एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है, ये जो है सेमीकंडक्टर प्योर रहते हैं, इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज या फिर हम लोग इसको कहते हैं डोपिंग नहीं की रहती। डोपिंग करना मतलब क्या होता है कि जो एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज रहती है वो ऐड की जाती है। तो ये डोपिंग कहाँ पे की जाती है, एक्सटर्नल, ये हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। इसमें भी हमारे पास में 2 तरीके का टाइप आता है डिपेंडिंग अपॉन कौन से हम लोग डोपिंग करते हैं, कौन सा हम लोग इसमें हमारे पास में एक्सट्रिंसिक हमारे पास में जो हमारे पास इम्प्योरिटीज हम लोग ऐड करते हैं। जिस तरीके से आर्सेनिक गैलियम अगर हम लोग ऐड करते हैं, या फिर हमारे पास बोरॉन फॉस्फोरस ये हम लोग ऐड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो एन टाइप हो जाता है, नहीं तो पी टाइप हमारा सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो वो आता है हमारा एक्सट्रिंसिक टाइप में। लेकिन बोला क्या गया कि सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसमें कोई भी दूसरे टाइप का एटम्स क्रिस्टल में नहीं प्रेजेंट है, तो वो होता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर गाइस। ये इंसुलेटर और कंडक्टर तो आपके ऑप्शन एलिमिनेट ही हो जाएंगे। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैंने आपको बताया था, एक तो रहता है एन टाइप और दूसरा रहता है पी टाइप। ये इसके अंदर हमने डोपिंग करके रहती है। काफी सारे लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती कि डोपिंग मतलब क्या होता है करके। ठीक है, डोपिंग मतलब होता है कि एक्सटर्नल इंप्योरिटीज को ऐड करना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग करोगे आप बोरॉन फॉस्फोरस गैलियम एंटीमनी, ठीक है, इस तरीके से आप एक्स्ट्रा जो हम इंप्योरिटीज रहती है वो एडअप करोगे, डोपिंग करोगे, तो उससे हमारा पी टाइप या फिर एन टाइप हमारा सेमीकंडक्टर बन जाता है। ठीक है, जिससे हम लोग डायोड को भी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पीएन जंक्शन फॉर्म होता है ना गाइस, ठीक है, ये बेसिकली हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रहता है। इसके अंदर हम लोग डोपिंग ऐड करते हैं, तभी जाके हमारा ये एक डायोड या फिर पी या फिर एन जंक्शन हमारा फॉर्म होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ बैटरी मास इज डिफाइंड एज। ठीक है, ये हमने अभी रिसेंटली उसी दिन कवर कर रहा था गाइस, मैंने आपको मेंशन किया था ITI इंस्ट्रक्टर के लिए जो हमने बैटरी का एक सेशन बना के रखा है, उसको भी मिस मत कीजिएगा, नोट डाउन करके रख लीजिएगा। जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक्स का सेशन बताया था, उसको भी हमने ITI इंस्ट्रक्टर के लिए जो हमने यूट्यूब पे हमने सीरीज शुरू की थी, ठीक है, उसका हमने एक सेशन बनाया था बैटरीज का। ठीक है, उसको स्किप मत कीजिएगा। बैटरीज एंड सेल के ऊपर डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, चाहे वो UPMRC के एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपको LMRC के एग्जामिनेशन हो, डेफिनेटली। ओके, अब देखिए अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ बैटरी मास, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक एनर्जी के साथ गाइस। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या होता है, सेल्फ डिस्चार्ज रेट क्या होता है, ठीक है, स्पेसिफिक पावर क्या होता है, ये हमने सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करके रखी है। ओके, और यूनिट क्या रहता है स्पेसिफिक एनर्जी का, ठीक है, वो रहता है हमारा वाट आवर पर किलोग्राम। ठीक है, वाट आवर पर किलोग्राम यूनिट भी एग्जामिनेशन में बन सकता है। छोटी छोटी चीज़ें होती है गाइस एग्जामिनेशन में पूछे जाने लायक, लेकिन हमें पर्टिकुलरली एग्जामिनेशन में काफ़ी कबार कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अ डैश इज अ NPN और अ PNP सैंडविच ऑफ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, PNP और NPN। ठीक है, NPN
ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है हमारा ट्रांजिस्टर गाइस, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि जो क्वेश्चंस का पूछने का तरीका है वो हमें एक बार अच्छी तरीके से पता होना चाहिए गाइस, ठीक है। बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज अ एनपीएन और अ पीएनपी सैंडविच ऑफ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है। देखिए बोला गया कंट्रोलर विच अफेक्ट द एक्चुएटर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। सेंसर जो हमारे पास में प्रोसेस वेरिएबल के लिए यूजफुल रहते हैं वो भी हमारे पास ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का एक पार्ट है। फ्लूइड टू बी कंट्रोल, ये भी हमारा एक पार्ट है इंटीग्रल द ट्रांसफॉर्मर सिस्टम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। बोला क्या ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। अभी ये जो टॉपिक आता है ये हमारा पर्टिकुलरली इंस्ट्रूमेंटेशन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें से आप देख सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे कि हमारे ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम को हम लोग कह सकते हैं कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। तो उसमें जो है कंट्रोलर का काम में आता है, सेंसर का रिक्वायरमेंट रहती है, और जो फ्लूइड है जिसको हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है उसका। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ रोटर टू अलाइन इटसेल्फ इन द मिनिमम रिलक्टेंस पोजीशन when the speed of the motor is close to the synchronous speed। ऐसी कौन सी मोटर है जहाँ पे जो मोटर की स्पीड है वो क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड रहती है, तो मोटर का जो रोटर है पर्टिकुलरली वो खुद को अलाइन कर लेता है उसके मिनिमम रिलक्टेंस पोजीशन के साथ में, तो उसी मोटर को हम लोग कहते हैं रिलक्टेंस मोटर का। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, सिर्फ अगर आपको इसका स्टेटमेंट समझ में आ जाता है तो इसका आंसर भी आप मार्क कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यूनिवर्सल मोटर नहीं रहेगा, रिपल्शन मोटर और हिस्टैरिसीस मोटर भी नहीं रहेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द फ्लक्स प्रोड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। मैग्नेटो मोटिव फोर्स हम लोग इसको कहते हैं, एमएमएफ, ठीक है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। देखिए एमएमएफ क्या है, ये हमारा फ्लक्स प्रोड्यूसिंग एबिलिटी है हमारी इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक सर्किट के अंदर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है हमारे, तीनों भी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डैश आर यूज्ड इन अ कंट्रोल सिस्टम टू अटेन द मैकेनिकल मैचिंग ऑफ द मोटर टू द लोड, ठीक है। हमारे इसमें जो है गियर ट्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल सिस्टम में, मैकेनिकल मैचिंग करते हैं मोटर टू द लोड, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए गियर ट्रेन क्या है, यह हमारा एक मैकेनिकल सिस्टम है जिसमें हमारे पास में गियर्स माउंट किए जाते हैं, ठीक है। और इससे हम लोग एक रिक्वायर्ड ऑप्टिमम हम लोग गियर कॉन्फ़िगरेशन या फिर सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हम लोग अचीव कर सकते हैं, जिसके जो है हमारा जो पावर है वो एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे हमारा ट्रांसफर किया जा सके, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिंपल सीरीज आरएलसी सर्किट डैश करस्पॉन्ड टू द इनफाइनाइट कैपेसिटेंस सी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी एंड जीरो इंडक्टेंस एल इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो सिंपल सीरीज आरएलसी सर्किट में प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में एक इन्फाइनाइट कैपेसिटेंस रहता है एंड जीरो इंडक्टेंस रहता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था गाइस, ओके। दैट मीन्स जेड इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर, ये कंडीशन में होगा हमारे पास, ओके। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, कन्वर्ट 0.07854 टू द बाइनरी, ठीक है, टू द बेस 10 था, मतलब ये डेसिमल सिस्टम में और हमें इसमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसके लिए भी हमने एक न्यूमेरिकल्स का जो है हमारा, ठीक है, नंबर सिस्टम का हमने सेशन मेंशन करके रखा है, बना के रखा है। ये अगर आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, कोई भी एनी बेस टू एनी बेस अगर आपको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। मान लो आपके पास 4 नंबर सिस्टम है, बाइनरी हो गया, डेसिमल है, ठीक है, ऑक्टल है और हेक्सा है, ठीक है। इसको एनी टू एनी करना है, ठीक है। मान लो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्सा, हेक्सा टू डेसिमल, तो हमने उसके लिए सेशन बना के रखा है सेपरेटली, तो उसको जाके जरूर वॉच कीजिएगा। अभी हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए काफ़ी सिंपल है, मैंने आपको कन्वर्जन बता दिया। सबसे पहले हमें इसको देखिए बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा, उसका जो बेस रहता है 2 से, ठीक है। 0.7854 मल्टीप्लाइड बाई 2 अगर करते हैं, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आता है 1.57, ठीक है, 08। तो ये जो 1 है ये हमारा एक हम लोग यहाँ पे इसको निकाल के रखते हैं, हमें 1 देता है, ठीक है। तो हमारे पास में जो रिमेनिंग वैल्यूज आती है 0.5708, इसका हम फिर से मल्टीप्लाई करना रहता है, ठीक है। 0.5708 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका जो वैल्यू आता है 1.416, ठीक है। यहाँ का जो 1 है ये भी हम लोग इसको एक बार निकाल के रखते थे, ठीक है। यह आ जाएगा हमारे पास में 1 यहाँ पे, ठीक है। तो 0.416 से हमें मल्टीप्लाई करना रहता है इंटू 2, 0.416 इंटू 2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 0.2832। इससे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे फर्स्ट नंबर से हमारा, ठीक है। और 0.2832
2832 मल्टीप्लाइड बाय 2 करते हैं तो 0.5664, इससे आ जाएगा हमारे पास 0। ओके, तो हमारा जो नंबर रहेगा वो रहेगा हमारे पास, टॉप टू डाउन अप्रोच हम लोग लगाते हैं 1100.1100 टू द बेस 2। ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस एक मैं आपको उसका सेशन मेंशन करा देता हूँ, वो आप डेफिनेटली वॉच कीजिएगा। यहाँ पर आप ये सेशन देख सकते हो, नंबर सिस्टम का हमारा सेशन है, ठीक है। ये अराउंड 20 से 30 मिनट का सेशन है, ठीक है। आप इसको डेफिनेटली जाके वॉच कीजिएगा, जिससे आपको कोई भी टाइम एग्जामिनेशन में कभी भी ऐसा एक क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली 100% बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और पर्टिकुलरली यूपीएमआरसी के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आप इसको देखना ही देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच लॉ सेट्स दैट द सम ऑफ वोल्टेज अराउंड अ क्लोज लूप सर्किट इज इक्वल टू द जीरो। सिंपल है गाइस, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम लोग इसको कहते हैं। अब आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि केवीएल लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंडेड है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। सम ऑफ वोल्टेज अराउंड अ क्लोज लूप सर्किट इज इक्वल टू जीरो। मान लो एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेजेस रहेंगे, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज, इन तीनों की जो सम है इट इज इक्वल्स टू द जीरो। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस ऑप्शन सी, दैट मीन्स केवीएल का लॉ हमें ये बताता है। उसी तरीके से केसीएल लॉ भी आपको पता होना चाहिए। दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ डैश द ससेप्टेबिलिटी विल इंक्रीज with increase, the susceptibility will decrease with increase in a temperature and they have a relatively small susceptibility at all temperatures बोला गया। जो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रहता है ना गाइस, तो उसमें जो ससेप्टेबिलिटी है डिक्रीज हो जाती है अगर हमारा टेम्परेचर, तापमान जो है वो बढ़ जाता है तो। और उसमें काफ़ी वो जो ससेप्टेबिलिटी रहती है काफ़ी रिलेटिवली स्मॉल रहती है, ठीक है, सभी टेम्परेचर्स के ऊपर। तो उसको हम लोग उसको एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जो उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म रहता है, ठीक है, और सेम डायरेक्शन ऑफ फील्ड में उसके जो डोमेन है वो अलाइन हो जाते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। तो वो हमारा फेरोमैग्नेटिज्म रहता है और उसी के अपोजिट है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश possesses नो फ्री चार्ज कैरियर एंड thus आर नॉन कंडक्टिव, ठीक है। इंसुलेटर में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं रहता है और वो नॉन कंडक्टिव रहते हैं गाइस, सिंपल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सॉल्ट ऐसे ऑप्शन आपको एग्जामिनेशन में देख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना गाइस, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कोसाइन ऑफ अ एंगल बिटवीन यूजफुल पावर एंड टोटल पावर इज व्हाट। देखिए काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। हमें सभी को पता रहता है कि पावर फैक्टर क्या है, लोड फैक्टर क्या है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है। बोला क्या है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन यूजफुल पावर एंड टोटल पावर। ओके, देखिए अगर हम लोग इम्पिडेंस एंगल की बात करते गए तो ये होता है हमारा इम्पिडेंस एंगल, जहाँ पे हमारे पास में अगर मान लो इम्पिडेंस फेज एंगल ये है, ठीक है, और ये होता है हमारा रियल पावर, ठीक है। या फिर हम लोग कुछ इस तरीके से भी इसको प्लॉट कर सकते हैं जहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारा इम्पिडेंस फेज एंगल है, ठीक है, ये होता है हमारा रियल पावर, ओके, ये हमारा रिएक्टिव पावर जिसको हम लोग Q से डिफाइन करते हैं, और ये हमारा अपैरेंट पावर जिसको हम लोग S से डिफाइन करते हैं। तो कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन यूजफुल पावर एंड टोटल पावर, ओके, ये मान लो ये हो जाता है हमारा फाई। तो कॉस ऑफ फाई हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ फाई विल बी इक्वल्स टू रियल पावर, ठीक है, जो किलोवाट में हम लोग मेंशन करते हैं, किलोवाट डिवाइड बाय हमारा अपैरेंट पावर है S, ठीक है, जिसको हम लोग VA में मेंशन करते गए, ठीक है, KVA में, ठीक है। ये होता है हमारा कॉस फाई। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कॉस फाई मतलब क्या होता है, पावर फैक्टर गाइस, सिंपल है। अभी देखिए इसके लिए आपको सिंपल सा था, हमारा कॉस फाई हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, कॉस ऑफ एंगल पर्टिकुलर, ठीक है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो ये जो होगी, ये देखिए अगर हमारा ये फाई होता है तो ये है इसके एडजेसेंट साइड और ये है इसका हाइपोटेनस, ओके, ये है इसका हाइपोटेनस। तो किलोवाट अपॉन KVA, किलोवाट दैट मीन्स रियल पावर अपॉन अपैरेंट पावर, जिसको हम लोग KVA में मेजर करते हैं, सिंपल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल एनर्जी। देखिए स्प्रिंग के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल एनर्जी रहती है। अगर आपने स्प्रिंग को है, ठीक है, अगर आपने कॉम्प्रेस किया और उसको रिलीज किया, ठीक है, तो इसमें काफ़ी एक पोटेंशियल एनर्जी रहती है, सिंपल है। डैम्पर नहीं, फ्रिक्शन नहीं, मैस नहीं, ये गलत आंसर हो जाएगी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। सो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। स्प्रिंग के अंदर हमारी पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रॉपर्टी रहती है, ओके। अ रजिस्टर कैपेबल ऑफ इंक्रीमेंटिंग एंड डिक्रीमेंटिंग इट्स कंटेंट, ठीक है, बोला गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको हम लोग कहते हैं काउंटर।
काउंटर जो है कैसा रजिस्टर है जो उसमें इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हो सकता है उसके कंटेंट में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। यहाँ पे डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोटर लोड फैक्टर व्हेन अ मोटर ऑफ अ 20 HP ड्राइव्स अ कांस्टेंट 15 HP लोड व्हेनेवर इट इज ऑन। देखिए, अगर आपको यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज द मोटर लोड फैक्टर बोला गया, लोड फैक्टर अगर आपको बेसिक डेफिनेशन पता होता है तो आप इस क्वेश्चन का डेफिनेटली आंसर मार्क कर सकते हो। लोड फैक्टर का डेफिनेशन क्या होता है? एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड। तो एवरेज लोड कितना है हमारे पास 15 है, ठीक है, डिवाइड बाय हमारे पास मैक्सिमम लोड कितना आता है 20। ओके, तो हमारे पास इसका जो है ये आ जाएगा 3/4.75, ठीक है। अगर हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 75% इसका लोड फैक्टर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस। सेम मैंने आपको जो बताया था इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन से रिलेटेड, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, क्लियर है, तो आप इस क्वेश्चन का भी आंसर मार्क कर सकते थे, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम uses the concept of an open loop system as its forward path but has a one or more feedback loops or a paths between its output and input। सिंपल है कि उसको हम लोग कहते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। उसमें एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम रहता है बेसिकली, यहाँ पे गेन होता है और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट है और ये हो गया हमारे पास इनपुट। लेकिन यहाँ पे बोला क्या गया है कि इट टेक्स एन इट्स फॉरवर्ड पाथ बट हैज अ वन और मोर फीडबैक लूप्स और पास बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। यहाँ पे हमारा फीडबैक यहाँ पे मेंशन करता है। सिंपल है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्वेश्चन जो होता है गाइस हमें काफी सिंपल से काफी कबार एग्जामिनेशन में पूछ जाता है, लेकिन पर्टिकुलरली होता क्या है कि इस तरीके से ऑप्शन जैसे एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ऑप्टिमल कंट्रोल सिस्टम, तो हम लोग इसका आंसर पता होते हुए भी हम लोग इसका काफी कबार ऑटोमेटिक, एडेप्टिव इस तरीके से ऑप्शंस मार्क करके आते हैं जिसमें गलतियां नहीं करनी गई। सिंपल है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डिफरेंस बिटवीन टूथ स्पेस एंड टूथ विड्थ इन अ मैकेनिकल सिस्टम विच इज एसेंशियल फॉर रैपिड वर्किंग गियर ट्रांसमिशन इज नोन एज। उसको हम लोग कहते हैं बैकलैश गाइस, ठीक है। ये जो बैकलैश रहता है पर्टिकुलरली टूथ स्पेस और टूथ विड्थ में जो मैकेनिकल सिस्टम में ये आता है, ठीक है, डिफरेंस जो आता है, ठीक है, उसमें बोला क्या गया इट विच इज एसेंशियल फॉर रैपिड वर्किंग गियर ट्रांसमिशन इज ऑल्सो नोन एज अ बैकलैश, ठीक है। ये बैकलैश जो एक हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टर्म है, ओके। और ये जो है खुद की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है गियर ड्राइव पे बेसिकली, ठीक है। और ये जो है प्ले रहता है बेसिकली दो एक मिसिंग गियर्स के बीच में, ओके। देखिए इस जो है इस गिफ्ट के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि बैकलैश किस तरीके से हो रहा है। अब देख सकते हो इसके बीच में जो प्ले आ रहा है, ठीक है, ये जो गियर ड्राइव सिस्टम आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने हाईलाइट किया, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर, लेट्स टेक दिस ग्रीन कलर। यहाँ पे देखिए ये जो बैकलैश यहाँ पे प्रोड्यूसर है, यहाँ पे जो प्ले है, इसको हम लोग कहते हैं पर्टिकुलरली बैकलैश का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे मेंशन करके रखा है दिस कैन ऑकर इन अ गियर, स्क्रू थ्रेड्स एंड अदर ड्राइव मैकेनिज्म। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ये भी एक हमारा पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन का एक क्वेश्चन बन सकता है गाइस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सीरीज RLC सीरीज सर्किट with a L is equals to 160 millihenry, C is equals to 100 microfarad and R is equals to 40 ohms is connected to a sinusoidal voltage जिसका वोल्टेज इक्वेशन बताया गया है V of t is equals to 40 sin omega t। ओमेगा का वैल्यू बताया गया, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। और यहाँ पे बोला गया इम्पीडेंस और फेज कितना होगा इस सर्किट का। सिंपल है गाइस, इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। देखिएगा यहाँ पे जो वोल्टेज का इक्वेशन बताया गया V of t is equals to 40 sin of, ठीक है, 200 इस तरीके से लिखना होगा 200t, क्योंकि हमारे पास में ओमेगा का वैल्यू बताया गया और उन्होंने सेपरेटली मेंशन किया उसको, ओके। तो ये हमारे पास वोल्टेज का इक्वेशन आ गया, राइट। तो हमारे पास वोल्टेज का इक्वेशन आने के बाद हम लोग एक्सएल का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्सएल मतलब क्या होता है ओमेगा इंटू एल, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू कितना है 200 और एल का वैल्यू कितना है 160 मिली हेनरी इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास में 32 ओम्स का, ओके। ये आ गया हमारे पास में एक्सएल का वैल्यू। लेट मी चेंज द कलर सो दैट आप कंफ्यूज ना हो इसमें, ठीक है। एक्सी का वैल्यू क्या होता है, वो होता है हमारे पास में 1/ωc, ठीक है। 1/200 इंटू सी का वैल्यू कितना है हमारे पास में 100 माइक्रोफैरेड, ओके। तो वो 100 माइक्रोफैरेड को 100 इंटू 10⁻⁻6 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू बनेगा वो रहेगा हमारे पास 50 ओम्स। ये हमारे पास में एक्सी और हमारे पास में एक्सएल का वैल्यू दोनों भी वैल्यूज आ चुके हैं। अभी हमारे पास में जेड का वैल्यू हम लोग निकाल लेते, तो हमारे पास इसका वैल्यू डेफिनेटली आ जाएगा। एक भी वैल्यू आ जाती है तो हमें दूसरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर देखिए जेड का जो वैल्यू है, अगर यहाँ पे कोई भी कॉमन वैल्यू रहता है तो हम लोग उसके एंगल निकालते थे। अगर हमारे पास में एक से आंसर आ जाते तो हम लोग एंगल निकालने की जरूरत ही नहीं पर्टिकुलरली, ठीक है।
z का जो वैल्यू आएगा वो रहेगा अंडर रूट ऑफ, ठीक है, 40 प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है, एक्सएल का या फिर हम लोग कह सकते हैं एक्सी माइनस एक्सएल, ठीक है, डिफरेंस जो आ रहा है हमारे पास में एक ही चीज़ होती है, 32 माइनस 50 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 40 का स्क्वायर प्लस 32 माइनस 50, देखिए माइनस का भी अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आना है, उसकी चिंता मत करो आप, ठीक है। तो उसका जो वैल्यू बनता है 43.86 ओम्स। ओके, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एंगल निकालने की जरूरत है। अगर हमारे पास देखिए ऑप्शंस को भी थोड़ा क्लोजली ध्यान में रखते हुए हमें देखना रहता है गाइस कि हमें किस तरीके से ऑप्शन पूछे थे। नॉट नेसेसरीली आप इसको भी सॉल्व करना है जिसमें आपने समय व्यतीत करना है। अगर आपको ये 43.9 दूसरा ऑप्शन में भी दिखता तो हम लोग उसका एंगल निकालते, अभी हमें कोई जरूरत नहीं। हालांकि इसका एंगल भी आप निकाल सकते हो, 5 = tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस 60/r। बट लेकिन होता क्या है उसमें भी आपका टाइम चला जाता है और मैथमेटिकल क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा समय आपका स्पेंड होता है, ज़्यादा जाता ही है। इसलिए हम लोगों को उसको ऑप्टिमली उसको एक हमने सिस्टमैटिकली स्मार्टली इसको अप्रोच करना है। ओके, next question is which of the following type of motor has a armature placed in a rotor and a field winding is replaced by a permanent magnet pole fixed due to the stator to produce the required magnetic field। अब देखिए गाइस, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस को देख रहे हैं। कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। ये इसका करेक्ट आंसर होता है हमारा परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। अभी आपको परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर में क्या होता है, इसमें जो हमारे पास में स्टेटर फील्ड वाइंडिंग रहती है, ठीक है, उसको परमानेंट मैग्नेट से परमानेंट मैग्नेट जो रहते हैं पर्टिकुलरली उसको रिप्लेस, बेसिकली जो फील्ड वाइंडिंग रहती है उसमें परमानेंट मैग्नेट लगा देते हैं हम लोग, जिसके कारण हमारे फील्ड वाइंडिंग को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है, विदाउट एनी एक्साइटेशन। और जो आर्मेचर रहता है वो हमारे रोटर में रहता है। सिंपल है। हम लोग क्या करते हैं, जो फील्ड वाइंडिंग रहती है, ठीक है, तो जो उसमें जो फील्ड वाइंडिंग में हमारे पास में एक्साइटेशन ना लगाते हुए, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारे पास में वाइंडिंग्स ना लगाते हुए हमारे पास डायरेक्टली परमानेंट मैग्नेट को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इस टाइप ऑफ मोटर हैज अ आर्मेचर प्लेस्ड ऑन द रोटर एंड फील्ड वाइंडिंग रिप्लेस्ड बाय अ परमानेंट मैग्नेट पोल्स फिक्स ड्यू टू द स्टेटर टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड। रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, वो होती है हमारी परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, सो बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फर्मी एनर्जी लेवल फॉर एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइज। बोला क्या गया, जो हमारे पास फर्मी लेवल रहता है। अभी देखिए फर्मी लेवल क्या है, ठीक है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में रहता है, नियरली मिडवे बिटवीन द कंडक्टिव एंड वैलेंस बैंड। मैंने आपको एक आध सेशन में आपको ऑलरेडी बताया था गाइस फर्मी लेवल क्या होता है। ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड और ये रहता है हमारे पास वैलेंस बैंड, ठीक है, वैलेंस बैंड और ये हमारा कंडक्शन बैंड, इसके एग्जैक्ट बीच में रहती है हमारी रहती है फर्मी लेवल। ओके, तो यहाँ पे जो एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कहाँ पे रहती है, इट इज क्लोज टू द कंडक्शन बैंड, इट इज क्लोज टू द, ये क्लोज टू द कंडक्शन बैंड रहती है गाइस। सिंपल है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। देखिए एसी ट्रांसमिशन सिस्टम का हमारे पास एडवांटेज क्या है कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसको हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, और इसी कारण हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है कि हमारे पास में जो हमारे पास में ट्रांसमिशन टावर है उसकी कॉस्ट कमी हो जाती है और कम हो जाती है, और हमारे पास जो उसकी जो कंडक्टर्स रहते हैं पर्टिकुलरली वो हमारे क्रॉस सेक्शन उसकी भी कम हो जाती है। तो हमारे पास काफ़ी बड़ी कॉपर सेविंग और हमारे पास में कंडक्टर सेविंग हो जाती है, और उसी के साथ हमारी कॉस्ट जो है इफेक्टिव कॉस्ट वो हमारी कम हो जाती है। ये क्यों पॉसिबल हो सकता है कि क्योंकि हम लोग ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द सिस्टम विच कंट्रोल द मोशन ऑफ अ इलेक्ट्रिकल मशीन्स आर नोन एज। ठीक है, ऐसी कौन सी सिस्टम है जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स के मोशन को कंट्रोल करती है, हम लोग उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स गाइस। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल ड्राइव क्या है, इसमें हमारे पास में कंट्रोलिंग सिस्टम रहता है, ठीक है, गियर सिस्टम रहता है, और जो पर्टिकुलरली हमारे शाफ्ट पावर कंट्रोल मैकेनिज्म जो रहते हैं हमारे इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के अंदर मेंशन किया जाता है। अगर हमें इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग या फिर इलेक्ट्रिकल रीजनरेटिव ब्रेकिंग का इंप्लीमेंट करना होगा तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रोफॉर्मिंग, इलेक्ट्रिक हीटिंग और इलेक्ट्रिकल मोटर्स से हमारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर दोज हुज फील्ड मैग्नेट्स आर एनर्जाइज फ्रॉम अ इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ अ डीसी करंट। सिंपल है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर जो रहते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर जो रहते हैं उसमें हमारे जो फील्ड वाइंडिंग रहते हैं वो हम लोग एक्सटर्नली उसको एक्साइट करते हैं। ठीक है,
बाय अ इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ अ डीसी करंट, ये होता है हमारा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर पर्टिकुलरली। क्वेश्चन क्या पूछा गया आप देख सकते हो, क्वेश्चन काफी आपके फंडामेंटल के ऊपर पूछा गया। अगर आपको सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर पता है जिसमें हमारे पास में जो फील्ड वाइंडिंग है वो एक्सटर्नली हम लोग सोर्स उसको प्रोवाइड कर रहे थे, तो इससे काफी एक अंदाजा लग जाता है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन का फ्रेमिंग रह सकता है या फिर आने वाले समय में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगर आप पढ़ाई करते हो तो नॉट नेसेसरीली आप सिंपल आपके क्वेश्चंस के और फोकस करते हो, कॉन्सेप्ट को भी अच्छी तरीके से खुले दिमाग से आपको सोचना रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर आउटपुट सी ऑफ एस ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, देखिए इम्पल्स रिस्पांस में क्या होता है कि हमारा जो आउटपुट रहता है सी ऑफ एस, ठीक है, वो इक्वल टू रहता है, वो इक्वल रहता है हमारे ट्रांसफर फंक्शन के बराबर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं तो सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस। ओके, तो यहाँ पे जो है सी ऑफ एस जो हमारा आउटपुट है और आर ऑफ एस जो है हमारा ये हमारा इनपुट है, ये हो गया हमारे पास आउटपुट। ठीक है, तो जो यूनिट इम्पल्स इनपुट के लिए, ठीक है, यूनिट इम्पल्स इनपुट के लिए जो आर ऑफ टी रहता है वो रहता है हमारे पास डेल टी। करेक्ट, तो जो आर ऑफ एस रहेगा वो रहेगा हमारे पास डेल ऑफ एस जिसका वैल्यू रहेगा 1। ठीक है, तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास सी ऑफ एस। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 3-phase इंडक्शन मोटर 6 पोल 50 हर्ट्ज सप्लाइड बाय अ 3-phase सोर्स, द रोटर रोटेट्स एट 800 आरपीएम, कैलकुलेट द स्लिप। हमें स्लिप का वैल्यू पूछा गया। स्लिप का वैल्यू क्या रहेगा, सिंपली देखिए इसके पहले तो हमें सिंक्रोनस स्पीड निकालना रहेगा, वो रहेगा हमारे पास 120 इंटू एफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, 120 इंटू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है 50 हर्ट्ज है, नंबर ऑफ पोल्स है हमारे पास वो है 8। ठीक है, इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1000। ओके, स्लिप का वैल्यू कितना रहेगा, डिफरेंस इन सिंक्रोनस एंड रोटर स्पीड। ठीक है, तो देखिए डिफरेंस की हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले में नहीं ना निकालते हुए डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। डिफरेंस कितना आ रहा है 800 टू 1000 में, वो आ रहा है हमारे पास 200 का जो है डिफरेंस, कितने पे डिफरेंस आ रहा है सिंक्रोनस स्पीड पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20%। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 0.2 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। यहाँ पे डेसिमल में वैल्यू पूछेगी इसलिए ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash is defined as a maximum current that can flow through a breaker from a time of occurring the short circuit to the time of clearing the short circuit without any permanent damage in the circuit breaker। ये मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से क्वेश्चन कवर कराया गया हमारे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कोर्स के अंदर और रेगुलर सेशन के अंदर भी, जहाँ पे मैंने मेकिंग कैपेसिटी क्या रहती है, ब्रेकिंग करंट क्या रहता है, ठीक है, ब्रेकर इंटरप्टिंग करंट क्या, आर्किंग टाइम क्या रहता है, ये सारे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। अब देखिए ये जो हमारा शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट रहता है ये हमारा मैक्सिमम करंट है जो फ्लो होता है ब्रेकर से, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ऑकरिंग द शॉर्ट सर्किट टू द टाइम ऑफ क्लियरिंग द शॉर्ट सर्किट विदाउट एनी परमानेंट डैमेज इन द सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में जब वो मैक्सिमम करंट आता है, ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट होने से लेके वो हमारा शॉर्ट सर्किट क्लियर होने तक कोई डैमेज करते हुए जो करंट माना जाता है वो है हमारा शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रडार ट्रैकिंग सिस्टम, मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम एंड मशीन टूल पोजीशन कंट्रोल आर एप्लीकेशन ऑफ पोजीशन कंट्रोल सिस्टम। देखिए रडार ट्रैकिंग सिस्टम, मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम और मशीन पोजीशन कंट्रोल सिस्टम ये हमारे पोजीशन कंट्रोल सिस्टम के हमारे एक एप्लीकेशंस माने जाते हैं। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश इज इक्वल टू द करंट पासिंग थ्रू अ शॉर्ट सर्किटेड आउटपुट टर्मिनल। ओके, नॉर्टन्स करंट रहता है हमारा इक्वल टू द करंट पासिंग थ्रू शॉर्ट सर्किटेड आउटपुट टर्मिनल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए जिससे हम लोग इस क्वेश्चन का इजीली मार्क कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्टन्स थ्योरम हमें क्या बताता है कि कोई भी हमारा एक कांस्टेंट करंट सोर्स है, ठीक है, एक जो हमारा एक सिंगल कांस्टेंट करंट सोर्स है पैरेलल में विद अ सिंगल रजिस्टर जो रिप्लेस कर सकता है एनी लीनियर सर्किट जिसमें हमारे पास में मल्टीपल हमारे पास एनर्जी सोर्सेज हो और मल्टीपल हमारे पास रेजिस्टेंसेज हो, तो हम लोग उसको एक रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारा सोर्स है दैट मीन्स एक सिंगल करंट सोर्स और उसके पैरेलल में हमारे पास रेजिस्टेंस। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash of a measurement is a measure of a change in a instrument output that occurs when the quantity being measured by changes by given amount। okay, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा sensitivity। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अभी देखिए गाइस इसका आंसर तो हमने देख लिया कि इसका आंसर है सेंसिटिविटी करके। ये क्या है, ये बेसिक हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जैसे सेंसिटिविटी होती है, लिनियरिटी होती है, हिस्टेरेसिस या फिर रेजोल्यूशन। तो ये आपको जो प्रॉपर्टीज है वो एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि जैसे आपको ये यहाँ पे मैंने बता दिया कि डैश इज अ मेजरमेंट ऑफ
समथिंग क्वांटिटी, उस तरीके से आपको रिजोल्यूशन क्या होता है, हिस्ट्रेसिस क्या होता है, लिनियरिटी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, इसमें जो होता है कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो उसी के लिए आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें जो इस टॉपिक से मतलब हमारे जो इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है वो आपको पता होना जरूरी है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप इसमें एक भी मार्क ना गंवा सको, इसलिए मैं मेंशन करा देता हूँ। ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। छोटे छोटे टॉपिक्स होते गए जो आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, मैं आपको मेंशन करके रहता हूँ हर सेशन में। ठीक है, आज भी बताऊंगा कि आपके जो डायरी है या फिर आपके बैक एंड ऑफ पेज जो है वहाँ पे आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा ये जो टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक जो है जिसमें डेफिनेट से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाने करके। ठीक है, जिससे आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन में बूस्ट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन अ स्प्लिट फेज मशीन द मेन वाइंडिंग हैज अ लो रेजिस्टेंस बट हैज अ हाई रिएक्टेंस वेयर एज अ स्टार्टिंग वाइंडिंग हैज अ डैश रेजिस्टेंस बट डैश रिएक्टेंस। देखिए गाइस, स्टार्टिंग वाइंडिंग में बोला क्या गया है, मेन वाइंडिंग हैज अ लो रेजिस्टेंस बट हाई रिएक्टेंस। जहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात करते हैं तो उसमें जो है हाई रेजिस्टेंस देखने को मिलता है बट यहाँ पे लो रिएक्टेंस रहता है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, 2020 के हिसाब से जो है क्वेश्चन पूछा गया था। काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन हमें अभी तक दिखाई दे रहे हैं। 34 नंबर तक क्वेश्चन जो जहाँ तक अभी हमने देखे सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए ये जो स्टार्टिंग टॉर्क वो काफ़ी कम रहता है और ये हमारे 1.5 से लेकर 2.2 टाइम्स तक ये हमारा रह सकता है बेसिकली इस केस में। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 35, विच अमंग द फॉलोइंग is an electromagnetic transducer commonly used to convert an angular position of shaft into electrical signal and which produces an output voltage depending upon the angular position of the rotor। ये जो रोटर की पोजीशन रहती है गाइस, ठीक है, उसके एंगुलर के जो मेजरमेंट रहता है या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर है जो एंगुलर पोजीशन जो है शाफ्ट के उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है। उसको हम लोग कहते हैं सिंक्रो गाइस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। गलत मार्क करके मत आना, स्टेपर मोटर यहाँ पे एक एस्पिरेंट ने गलत मार्क करके आया था, यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। स्टेपर मोटर ये सिंक्रो का काम रहता है। ठीक है, जो एंगुलर पोजिशन रहती है हमारी शाफ्ट की, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ओवर अ टाइम। ठीक है, हमें बोला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ओवर अ टाइम, उसको हम लोग कहते हैं करंट गाइस। काफी सिंपल है, I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टी, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following acts as a covering and it provides protection and mechanical strength to all the inner parts of the induction motor। जो इंडक्शन मोटर के सारे इंटरनल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको एज अ कवर करने का या फिर प्रोटेक्शन करने का देने का काम कौन करता है, वो हमारी स्टेटर फ्रेम करती है। ठीक है, स्टेटर कोर नहीं करेगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को जो है ये क्वेश्चन के आंसर जो है आपको देखते काफ़ी सारे सिंपल लग सकते हैं। मैं मेंशन कर देता हूँ गाइस, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सिंपल उतना ही ज़्यादा आप कन्फ्यूजन में गलत मार्क करके आ जाते हो। देखिए यहाँ पे स्टेटर फ्रेम है, स्टेटर वाइंडिंग है, स्क्विरल के रोटर है। ठीक है, हालांकि स्क्विरल के रोटर ऑप्शन नहीं रहेगा। स्टेटर कोर या फिर स्टेटर फ्रेम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो स्टेटर कोर का काम नहीं रहता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्सेस को फ्लो कराने के लिए काम में रहता है। ओके, स्टेटर फ्रेम ही इसको प्रोटेक्ट करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ कंबाइंड यूनिट ऑफ एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर एंड ओम मीटर। ठीक है, देखिए बोला क्या गया, इट इज कंबाइंड यूनिट ऑफ एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर एंड ओम मीटर। उसको हम लोग कहते हैं मल्टीमीटर। ठीक है, मल्टीमीटर में हम लोग करंट भी मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं और रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मेजर नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ऐसा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कभी कभार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ मोटर ऑपरेशन इफ एट एनी टाइम द मोटर विल एक्सेलरेट। जब भी हमारा जो टॉर्क रहेगा, ठीक है, दैट मीन्स वेन एवर टी ई इज ग्रेटर देन टी एल, उस केस में जो है हमारी मोटर एक्सेलेट करती है। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, और जब हमारा टी एल इज ग्रेटर देन टी ई रहता है तो मोटर जो है रिटार्ड करती है और स्पीड यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। ओके, टी ई क्या है, ये देखिए टी एल क्या है, हमारा लोड टॉर्क है, टी जो है हमारा मोटर टॉर्क है। जब भी हमारा मोटर टॉर्क ज़्यादा रहता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द लोड टॉर्क, मोटर एक्सेलेट करती है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next question is dash is performed when the diode is forward biased during the negative half cycle of the input in the negative diode clipping circuit। ठीक है, तो देखिए नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ऐसा यहाँ पे होता है। देखिए अगर हम लोग मान लेते हैं एक एसी इनपुट हम लोग दे रहे हैं इस केस में, ओके,
तो जो डायोड है बताया गया डैश इज परफॉर्म इन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट इन अ नेगेटिव डायोड क्लिपिंग सर्किट। ठीक है, नेगेटिव डायोड क्लिपिंग सर्किट में मान लो देखिए अगर हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास आउटपुट जो है कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव क्लिपिंग की बात किया जा रहा है, तो उस केस में जो हमारा आउटपुट है जस्ट रिवर्स हमें इस तरीके से देखने को मिलता है। ओके, ये हमारा डीसी आउटपुट रहता है इस केस में। यहाँ पे अगर हमारा रेक्टिफायर आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा पॉज लेके आपको मैं मेंशन करा देता हूँ, ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं आपको मल्टीपल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए हमने एक यूपीपीसीएल जेईई का कोर्स हमने काफ़ी दिनों पहले डिज़ाइन किया था। उसकी हमने वैलिडिटी 1 साल तक रखी थी और हमने 2 या 3 महीने में इसको कोर्स को कंप्लीट करा दिया। कोर्स का कंप्लीट करने का मतलब है कि सारे जो सेशन है हमने रिकॉर्ड करके अपलोड करा दिए। अभी वो कौन से सेशन है आप देख सकते हो, ये सारे सेशन अराउंड 28 सेशन है उस कोर्स के अंदर हमने डाल के रखे। आप देख सकते हो सारी जो चीज़ें होती है गाइस, ठीक है। आप सिर्फ यहाँ पे इसका कंटेंट मत देखिएगा, ठीक है। इसके अंदर के जो टेबल्स और चार्ट्स होते हैं जिससे आपकी मल्टीपल प्रिपरेशन हो जाते हैं, जैसे हमने मेंशन किया कि इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऐसे काफ़ी सारे जो टॉपिक्स है आप दूसरे भी पेज पे देख सकते हो। यहाँ हफ्ते 23rd टॉपिक नंबर तक जो आजकल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं यूपीपीसीएल जेईई के या फिर यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के बदले हमने पीएलसी भी यहाँ पे एडअप करा दिया, ठीक है। चाहते तो हम लोग एक और इसके अंदर सेशन प्रोवाइड करा देंगे जो आपके मल्टीपल एग्जामिनेशन के लिए काम में आता है। ये कोर्स जो है हमने कंप्लीट करके हमारे एप्लीकेशन के ऊपर डाल दिया। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा इस और उसको जो है JEE20 इस कूपन कोड से ज्वाइन करना होगा। ये वीडियो कोर्स है और साथ ही साथ हमने इसके आपके लिए ई बुक्स भी मैंने प्रोवाइड करा के रखा है एप्लीकेशन के अंदर। अब देखिए सिर्फ आप सोच सकते हो 399 रुपीज़ में कंप्लीटली 1 साल के लिए आपका प्रिपरेशन हो रहा है, जिसमें सारे लेटेस्ट सिलेबस ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टेबल्स और चार्ट है, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ MCQ के नाम पे मत जाइएगा आप, इसमें जो है मल्टीपल टेबल्स और चार्ट है जिसके आपका ब्रीफ थियरी जो है प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। नॉट नेसेसरीली आपको मल्टीपल रेफरेंसेस प्रिपेयर करने रहते हैं। एक क्वेश्चन के मान लो, एक क्वेश्चन के साथ आपके जो मल्टीपल क्वेश्चन उसके रिलेटेड बनते हैं उसी टॉपिक से, वो हमने टेबल और चार्ट के माध्यम से प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको ज्वाइन करना। थ्योरी और डेटाबेस क्वेश्चन हमने डाल के रखे, सारे टॉपिक्स इंक्लूड करके रखे और 1 साल के इसकी वैलिडिटी रखिए। मतलब आप ये जो कोर्सेस है, ये जो सारे सेशंस मैंने मेंशन करके रखे इस 28 के 28, आप चाहे जितनी भी बार इसको देख सकते हो, मल्टीपल टाइम्स इसको वॉच कर सकते हो और इसकी रिवीजन जो है आप इसके फ्री ई बुक्स जिसके अंदर हमने अपलोड करके रखे उसके माध्यम से आप डायरेक्टली उसकी रिवीजन भी कर सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए काम में आता है। अभी फिलहाल टिल दिसंबर तक मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि इसका जो कूपन कोड है JEE20 हमने एक्टिवेट करके रखा है। काफ़ी सारे एस्पिरेंट ने इसका 499 का जो प्राइस था वो हमने सिर्फ 399 रुपीज़ में रखा है, ठीक है। फ्लैट 100 रुपीज़ कूपन कोड JEE20 इस कूपन कोड को आप लगा के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट ने ज्वाइन करके रखा है और जिन्होंने भी किया उनके मल्टीपल एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूपीपीसीएल जेईई के एग्जामिनेशन हो या ना हो, चाहे भी कोई भी जूनियर इंजीनियर की या फिर AE का एग्जामिनेशन हो पर्टिकुलरली, तो उसमें आपको इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं और ये मस्ट है हर एक एस्पिरेंट्स को ज्वाइन करना। ओके, इसको ज्वाइन कैसे करोगे आप? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से और साथ ही साथ अगर आपको नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन करनी होगी तो कोचिफाई का भी आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। ऐप डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर में जैसे आप ऐप डाउनलोड करते हो, रजिस्टर करते हो, तो वहाँ पे जो है पेड कोर्स के सेक्शन में आप जाइएगा। इस कोर्स को परचेस करने के पहले कूपन कोड का लगेगा, अप्लाई करके आप इसको कोई भी पेमेंट मेथड से प्रोसीड करके इसको आप ज्वाइन कर सकते हो और ये सारे जो सेशंस है आप 1 साल तक चाहे जितनी भी बार देख सकते हो और इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बार आप पॉज करके मैं कहूँगा कि आपको, ठीक है, 10 से 15 सेकंड जो है हर एक स्लाइड को पॉज कीजिएगा और सारे टॉपिक्स देख लीजिएगा। आप यहाँ पे इतने सारे टॉपिक्स जो आपको इतने कम प्राइस में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सो दैट एक सभी एस्पिरेंट्स इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सके, ठीक है। आई होप इसको आपको डेफिनेटली फायदा लोगे और इसको ज्वाइन करके आप आपकी जो प्रिपरेशन है वो बूस्टअप करोगे गाइस। सो अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 41, सर्वो मैकेनिज्म्स आर डैश वेयर द फीडबैक सिग्नल्स आर यूज्ड टू कंट्रोल पोजीशन, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सर्वो मैकेनिज्म जो है वो हमारी एक क्लोज लूप सिस्टम है, ठीक है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है जहाँ पे हमारे पास फीडबैक सिग्नल जो है यूज़ किए जाते हैं पोजीशन कंट्रोल के लिए, स्पीड के लिए या फिर वेलोसिटी के लिए या फिर एक्सेलरेशन के लिए। तो वो रहते हैं हमारे पास क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम का भी हमने ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का भी टॉपिक उसके अंदर मेंशन करके रखा था, ठीक है। अच्छी तरीके से वॉच कीजिएगा इस ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं आपको डेफिनेटली गाइड करा देता हूँ इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। आप
6 महीने में अगर आप डेडिकेटेड हो, प्रिपेयर कर रहे हो अच्छी तरीके से कंसिस्टेंटली, तो मैं मेंशन कर रहा हूँ जिनको भी एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो मुझे ज़रूर टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं अच्छी तरीके से गाइड करा दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 से 8 महीने में आपको हम लोग कोई भी एक एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करता है गाइस, ठीक है। कितना कंसिस्टेंटली और कितने प्रामाणिक से आप आपके कितना पोलाइटली या फिर हम लोग कह सकते हैं कितना दिल से जो आप प्रिपरेशन करते हैं उसके ऊपर ही आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है गाइस, ठीक है। पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं करो गाइस, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, वो अगर आपके क्लियर होते तो आपके हर एक एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए आप काबिल रहते हो गाइस, ओके। इसलिए मैं आपको मेंशन कर देता हूँ सीरियस एस्पिरेंट जो रहता है, ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूँ जो फोकस रहता है उनका ही सिलेक्शन काफ़ी इजीली हो जाता है। नॉट नेसेसरीली कि आपको 1 से 2 साल लगते हैं, ठीक है। अगर आप डेडिकेटली और सिंसियरली प्रिपेयर करते हो तो आपका सिलेक्शन काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो जितने भी एस्पिरेंट को कहीं पर दिक्कत जा रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करते चलेगा। ऐसा नहीं कि गाइस हम लोग इस एग्जाम के लिए वेट करें, इस एग्जाम के लिए वेट करें। जो भी मल्टीपल एग्जामिनेशन होती है किस तरीके से क्लियर करना है, क्या अप्रोच रखना है, इसका अगर आपको गाइडेंस चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझसे मांग सकते हो गाइस। इसमें देरी मत कीजिएगा। अगर आपका डाउट आपके पास खुद के पास रखते हो तो इसमें आपको बड़ी दिक्कत जा सकती है, ओके, ठीक है। सो बढ़ते हैं हमारे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए गाइस, प्रिपरेशन में आप सिंसियरिटी रखिएगा कोई आपको दिक्कत नहीं जाएगी आपके एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, ठीक है। काफ़ी सिंपल से क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे थे, डिपेंड करता है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द प्रोसेस ऑफ प्लेटिंग वन मेटल ऑन टू अनदर बाय हाइड्रोलिसिस मोस्ट कॉमनली फॉर डेकोरेटिव पर्पज टू प्रिवेंट करोजन ऑफ अ मेटल। उसको हम लोग कहते हैं गाइस इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग काफ़ी सिंपल होती है गाइस। एक मान लो एक मेटल है, उसके ऊपर दूसरे मेटल की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। जनरली ज्वेलरी वगैरह में या फिर हम लोग कह सकते हैं कि पर्टिकुलर अगर करोजन अगर हमें प्रिवेंट करना होगा, डेकोरेटिव आइटम्स को अगर हमने एक मेटल को दूसरे मेटल पर लगाना होगा तो हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो बढ़ते अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय अ सर्किट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज नोन एज, ठीक है। देखिए एक सर्टन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हम लोग कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वैट में जो हम लोग एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, हम लोग कंज्यूम करते हैं उसको हम लोग कहते हैं वैट आवर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, ओके। यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डेसिबल, टाइम कांस्टेंट काफी कंफ्यूजिंग और काफी सिंपल से ऑप्शन हालांकि दे दिए, काफी आसानी से आप लोग इसका करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो, ओके। और हाँ एक देखिए 1 किलोवाट मतलब कितना होता है, 1 किलोवाट आवर मतलब कितना होता है, ये भी आपको एग्जामिनेशन में वैल्यू बनती है। 3.6 इंटू 10⁻⁴ कितना होता है, 6 जूल, ठीक है। ये आप वैल्यू जो है एग्जामिनेशन में ध्यान में रखिएगा, डेफिनेटली पूछा जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ दिस एलिमेंट इज टू मैनिपुलेट द सिग्नल प्रेजेंट टू इट प्रिजर्विंग द ओरिजिनल नेचर ऑफ द सिग्नल, ठीक है। अब देखिएगा बोला क्या गया है, द फंक्शन ऑफ दिस एलिमेंट इज टू मैनिपुलेट द सिग्नल प्रेजेंटेड टू इट प्रिजर्विंग द ओरिजिनल नेचर ऑफ द सिग्नल। देखिए एक सिग्नल है मान लो कुछ इस तरीके से हमारा, ठीक है। इस सिग्नल को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल नेचर, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट का, ठीक है, वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। थोड़ा इंस्ट्रूमेंटेशन का टॉपिक है गाइस, ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे। अगर आपको चाहते हो कि इंस्ट्रूमेंटेशन टॉपिक के ऊपर एक हम लोग एक सेपरेट सेशन ले लिया जाए कि इस तरीके से के जो क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। हम लोग डेफिनेटली इस टॉपिक को हम लोग जल्दी से जल्दी रिलीज करा देंगे आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डैश कंसिस्ट ऑफ अ हाई परफॉर्मेंस परमानेंट मैग्नेट मोटर ऑफन विद अ इंटीग्रल टेक्नो जनरेटर एंड अ चॉपर टाइप ऑफ पावर एम्पलीफायर मॉड्यूल इन अ डीसी मोटर। उसको हम लोग कहते हैं डीसी सर्वो ड्राइव। देखिए डीसी सर्वो ड्राइव में क्या है, एक हमारा रेफरेंस इनपुट रहता है, ठीक है, यहाँ पे एरर डिटेक्टर रहता है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में एम्पलीफायर रहता है, ओके, और यहाँ पे हमारे मान लो एक सर्वो मोटर होगी और यहाँ पे हमारा कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक फीडबैक लूप भी रहता है। तो इसमें जो सारी चीज़ें जो इंक्लूड की जाती है ये हमारे डीसी सर्वो ड्राइव्स में इंक्लूड की है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the most common protection device that can make or break the circuit either manually or through remote control under normal operating condition। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, मैंने आपको बताया था अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन भी होता है और अंडर एबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में भी होता है। हम लोग इसको मैन्युअली भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, दैट मीन्स ऑपरेट कर सकते हैं, और ये फॉल्ट कंडीशन में मेक या फिर ब्रेक करने के लिए यहाँ पे काम में आता है। तो इसको हम लोग कहते हैं सर्किट ब्रेकर गाइस, ठीक है। फ्यूज नहीं होगा, प्रोटेक्टिव रिले नहीं है, लाइटनिंग अरेस्टर भी नहीं है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। मेकिंग या फिर ब्रेकिंग अंडर नॉर्मल और अंडर फॉल्टी ऑपरेटिंग कंडीशन दोनों के लिए यहाँ पे ये चीज़ें कॉमन है हमारे सर्किट ब्रेकर के लिए, ओके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर यूजुअली डिफिकल्ट टू ट्रीट मैथमेटिकली एंड देयर आर नो जनरल मेथड्स अवेलेबल फॉर सॉल्विंग अ वाइड क्लॉस ऑफ दिस सिस्टम। बोला क्या गया है, जो हमारे नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम है
ये हालांकि डिफिकल्ट रहते टू ट्रीट मैथमेटिकली एंड देर आर नो जनरल मेथड टू अवेलेबल फॉर सॉल्विंग द वाइड क्लास ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम में जो है, ठीक है, एक जो हमारे पास में सिस्टम का इनपुट और हमारा इंटीग्रल आउटपुट जो रहता है वो हमारा नॉन लीनियर रहने के कारण वो उसको हम लोग मैथमेटिकली उतना अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो उसी को हम लोग कहते हैं नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम। अभी देखिए मेजरमेंट सिस्टम, ओके मैं मेंशन कर देता हूँ, अगर आप यूपीएमआरसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मेजरमेंट सिस्टम और हमारे पास में इंस्ट्रूमेंटेशन, इसको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर जाइएगा क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो देखिए डिग्री ऑफ मेजरमेंट सिस्टम में जो हमें इंडिकेट कर रहे थे चेंज इन ए मेजर एंड विदाउट एनी डायनेमिक एरर, तो हम लोग उसको कहते हैं फिडिलिटी। ठीक है, फिडिलिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि जो सेम स्टेटमेंट है ये हमारा डेफिनेशन ही है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि रेजोल्यूशन हो गया, स्टैटिक और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना होगा आपको। 2 क्वेश्चन तो अभी तक यहाँ पे पूछे ही गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज का यूनिट क्या है, वो है हमारा जूल पर कूलम। ठीक है, वोल्ट्स, ठीक है, वोल्ट्स को हम लोग जूल्स पर कूलम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स लीडिंग करंट विच न्यूट्रलाइज totally or approximately the lagging inductive component of the load current, that is leading component neutralizes or eliminate the lagging component of the load current, thus power factor of the load is improved। तो हम लोग उसको स्टैटिक कैपेसिटर्स करके यूज करते हैं। ठीक है, सिंक्रोनस कंडेंसर नहीं होगा, ये हमारा स्टैटिक कैपेसिटर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड लीडिंग करंट विच न्यूट्रलाइजेस, या फिर कंप्लीटली कर सकते हैं, या फिर पार्शियली कर सकते हैं, या फिर अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं, लैगिंग इंडक्टिव कंपोनेंट ऑफ द लोड करंट। ठीक है, दस पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज टू बी इम्प्रूव। तो ये होता है हमारा स्टैटिक कैपेसिटर। अब मुझे बताइएगा सिंक्रोनस कंडेंसर इस केस में आंसर क्यों नहीं होगा, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट के लिए, ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, वोल्ट मीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर, यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर क्यों नहीं होगा, ठीक है, मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डैश द नंबर ऑफ होल्स, इक्वल रहते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो है इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स जो है वो हमारे इक्वल ही रहते हैं। ओके, डैश कैन बी डिफाइंड एज द एबनॉर्मल कंडक्शन ऑफ अ वेरी लो इम्पिडेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल वेदर मेड इंटेंशनली और एक्सीडेंटली। बोला क्या गया है, हम लोग शॉर्ट सर्किट को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जो है इस तरीके से डिफाइन हो सकता है कि एबनॉर्मल कनेक्शन है ऑफ अ वेरी लो इंपिडेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ डिफरेंट पोटेंशियल वेदर मेड इंटेंशनली और एक्सीडेंटली। इंटेंशनली या फिर एक्सीडेंटली, मान लो 2 फेजेस के बीच, मान लो आर, ठीक है, आर वाई बी फेजेस है, ठीक है, इस फेजेस के बीच में जो हमारा लो इंपेडेंस पाथ क्रिएट हो जाता है, इसके बीच में अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो मतलब क्या है, ये लो इंपेडेंस पाथ है, लो रेजिस्टेंस पाथ है। ठीक है, तो इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिक्स्ड नोड डिफाइंड एज। मिक्स्ड नोड को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, अ नोड इन विच हैज अ बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रांचेस। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड नोड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ अ डैश इज टू फैसिलिटेट कलेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम द आर्मेचर कंडक्टर्स। तो कम्यूटेटर का ही वो काम रहता है। काफ़ी सिंपल है, योग, पोल, ब्रशेस। ठीक है, ब्रशेस हालांकि काफ़ी सारे ऑप्शन जो है एग्जामिनेशन में दैट मीन्स जो एस्पिरेंट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ब्रश नहीं होगा। फंक्शन किसका बोला है, कम्यूटेटर का। ठीक है, वो फैसिलिटेट करता है कलेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम द आर्मेचर कंडक्टर। यहाँ पे ब्रश इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा गाइस, ध्यान में रखिएगा। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करंट कलेक्शन, यहाँ पे बोला गया कलेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम द आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है, आर्मेचर कंडक्टर से देखिए कम्यूटेटर जो होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर रहता है, यहाँ पे आर्मेचर कंडक्टर्स रहते हैं इसमें। ठीक है, वाइंडिंग्स हो गया, तो उससे हमारा करंट कलेक्शन का काम ये करता है कम्यूटेटर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is in a capacitor filter rectifier circuit the capacitance value dash the capacitance value higher will be the power factor। जितना हमारा capacitance value लोअर रहेगा उतना ही पावर फैक्टर हमारा हायर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन से आप समझ सकते हो x इज इक्वल टू 1/j ओमेगा c होता है। ठीक है, इस रिलेशन से आप काफी आसानी से समझ सकते हो। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, next question is dash employs mesh analysis to find out different mesh current by finding the IR products in each current। तो देखिए काफी फंडामेंटल क्वेश्चन है, या फिर न्यूमेरिकल ना पूछते आपको मेथोडोलॉजी पूछी गई है। देखिए जनरली क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में मेश एनालिसिस हम लोग लगाते, डिफरेंट मेश करंट को फाइंड आउट करते बाय फाइंडिंग द IR प्रोडक्ट। ठीक है, करंट इनटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट हर एक मेश में।
सी इसका करेक्ट आंसर जी। मैं कह रहा हूँ गाइस 90% एस्पिरेंट जो है इन सारे बेसिक्स में गलत आंसर मार्क करके आते हैं। हालांकि आपको डेफिनेटली अभी इजी लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे KCL, KVL, करंट डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल, इस तरीके से ऑप्शन सिलेक्ट करके गलत मार्क करके आ जाते हैं। और होता क्या है, एक एक अगर क्वेश्चन आपको गलत मार्क करके आ जाता हो तो इवेंचुअली आप एग्जामिनेशन में 5 से 7 क्वेश्चन डेफिनेटली लॉस में चलते हैं और यही भी आपका सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर, ट्यूनेबल एम्पलीफायर एंड हेडफोन्स आर यूज। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया है, कौन से यहाँ पे 4 ऑप्शन बताए गए जहाँ पे हमारे पास में उसमें वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर, ट्यूनेबल एम्पलीफायर और हेडफोन भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो यूज़ किए जाते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं AC ब्रिजेस के अंदर गाइस। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 59। डैश इज ऑल्सो नोन एज ए इन्वर्टर। देखिए इन्वर्टर किसको हम लोग कहते हैं, नॉट गेट को कहते हैं गाइस, क्योंकि नॉट गेट का जो सिंबल है कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे अगर हम लोग इनपुट 1 देते हैं तो आउटपुट 0 मिलता है, इनपुट 0 देते हैं तो आउटपुट जो हमें 1 मिलता है। ठीक है, तो ये इन्वर्ट कर रहा है 1 to 0, 0 to 1, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके ओके, सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। Next question is, in industries, dash is required for melting of a metals, molding of a glass, enameling of copper and baking of a insulator and welding etc. उस केस में हमें इलेक्ट्रिकल हीटिंग की जरूरत रहती है। जब भी हमारे पास में मेटल को मेल्ट करना हो, पिघलाना हो हमारे लोहे को या फिर कोई भी मेटल को, ठीक है, मोल्ड करना हो ग्लास को, ठीक है, ग्लास को हम लोग गर्म करके जैसे ग्लासेस वगैरह बनाते हैं या फिर कोई डेकोरेटिव आइटम क्रिएट करते हैं, या फिर ग्लास को जब भी मेल्ट करना होगा, कॉपर को एनामेलिंग करना हो, या फिर अगर हमारे इंसुलेटर को बेक करना हो, वेल्डिंग करना हो, तो हमें इलेक्ट्रिक हीटिंग की जरूरत होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाई रेजिस्टेंस आर प्रोवाइडेड विद अ गार्ड टर्मिनल, दिस गार्ड टर्मिनल इज यूज टू। हाई रेजिस्टेंस जो है हम लोग गार्ड टर्मिनल के साथ ही यूज करते हैं। इट इज फॉर बाईपासिंग द लीकेज करंट। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास गाइस, डैश ऑफ द कंज्यूमर में बी इधर कनेक्टेड टू द डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन एंड द एग्रीमेंट ऑफ द कंज्यूमर। उसको हम लोग कहते हैं सर्विस मेंस गाइस। ठीक है, अब देखिए सर्विस मेंस मतलब क्या होता है, आपके घर पे, ठीक है, यहाँ पे आपका पोल है मान लो, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, 3 फेजेस होगा, तो हमारा न्यूट्रल रहता है, एक फेज और एक न्यूट्रल आपको आपके घर पे आता है। तो ये जो फाइनल वायर आपके घर पे इलेक्ट्रिकल मीटर तक यहाँ पे जो पहुंचता है, ये मान लो आपका मीटर हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये जो वायर रहता है इसको हम लोग कहते हैं सर्विस मेंस। ठीक है, तो जो सर्विस मेंस रहता है कंज्यूमर का, वो इधर कनेक्टेड रहता है डिस्ट्रीब्यूटर को या फिर सब डिस्ट्रीब्यूटर को, डिपेंड करते हैं उसकी पोजीशन क्या है या फिर एग्रीमेंट क्या है कंज्यूमर के साथ में। तो पर्टिकुलरली क्या होता है कि कंज्यूमर मतलब यहाँ पे जो है आपके घर पे एक सिंगल फेज सप्लाई आ रहा है और काफी कबार जो है 3 फेज सप्लाई की भी रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, जैसे आटा चक्की हो गया, फ्लोर मिल्स वगैरह हो गया, वहाँ पे हमारे पास 3 फेज की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो डिपेंड करता है उसके एग्रीमेंट के ऊपर, और उसी वायर को हम लोग कहते हैं सर्विस मेंस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और हाँ एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, सर्विस मेंस ये हमारा अंडरग्राउंड भी रह सकता है या फिर ओवरहेड भी रह सकता है, दोनों हमारे पास ऑप्शंस रह सकते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द पोल फेसेस शेप टू द फिट कर्वेचर ऑफ द आर्मेचर आर नोन एज अ, इट इज नोन एज अ पोल शू गाइस। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं पोल शू। पोल शू मतलब कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा पर्टिकुलरली पोल शू। ठीक है, या अगर हमारा आर्मेचर हमारा सर्कुलर है तो उसको फेस करने के लिए, यहाँ पे मिनिमम एयर गैप लाने के लिए जो कर्वेचर में हमारा जो आर्मेचर फिक्स किया, बेसिकली जो हमारा पोल फेसेस इस तरीके से शेप किया जाता है, ठीक है, कि वो हमारे आर्मेचर को कोइंसाइड कर सके या फिर हम लोग कह सके उसके कर्वेचर को फिट कर सके। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं पोल शू। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, कंट्रोल सिस्टम इन विच आउटपुट हैज अ नो इन्फ्लुएंस और इफेक्ट ऑन द कंट्रोल एक्शन ऑफ द इनपुट, इट इज नोन एज अ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम से हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए बेसिक से। सिंगल आपको सिर्फ ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया इस देखिएगा, ऐसा कौन सा कंट्रोल सिस्टम है जहाँ पे हमारा जो आउटपुट का इन्फ्लुएंस इनपुट पे नहीं होता। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम इन विच आउटपुट हैज अ नो इन्फ्लुएंस और इफेक्ट ऑन द कंट्रोल एक्शन ऑफ द इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आउटपुट और ये है हो गया हमारे पास में यहाँ पे सिंपल इनपुट। इसके आउटपुट का इनपुट पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं। अगर वैसा होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं गाइस, उसको हम लोग क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। Next question is, some metal loses all resistivity abruptly and completely at some low temperatures above 0 Kelvin. This phenomena is known as, कुछ जो मेटल्स होते हैं उसकी रेजिस्टिविटी जो है कंप्लीटली लूज करा देते हैं। ठीक है, एक कोई सर्टन टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे, ठीक है,
एब्रप्टली एंड कंप्लीटली, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी गाइस, ठीक है। जीरो रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है हमारे पास में, ठीक है, जीरो रेजिस्टेंस, वही सुपर कंडक्टिविटी रहती है। लो टेम्परेचर्स पे काफ़ी ये फिनोमेना यूज़ किया जाता है मल्टीपल प्लेसेस में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रेन करंट वर्सेस गेट सोर्स वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट इज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग कह सकते हैं कि आज के सेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इसको मार्क कर सकते हैं। क्यों मैं मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको 2022-23 में भी पूछे जा सकते हैं। होता क्या कि हमारे पास मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम पढ़ तो रहते हैं उस टाइम पे, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन में इस तरीके से बन जाता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। तो ड्रेन करंट वर्सेस गेट सोर्स वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, ठीक है, आईडी वर्सेस वीजीएस। तो ये है हमारे कौन सा एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये इसकी करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आप जाके चेक भी कर सकते हो गाइस, ओके। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा 67। द मोस्ट कन्वेंशनल मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक पावर विद रीजनेबली हाई एफिशिएंसी इज व्हाट, थर्मल पावर। थर्मल पावर काफ़ी हम लोग कह सकते हैं चीपली हम लोग इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ यहाँ पे कोल की रिक्वायरमेंट रहती है और हम लोग इजीली थर्मल पावर स्टेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और हम लोग हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next question is the ratio of electrical energy supplied by a battery to the amount of electrical energy required to return it to the state before discharge is defined as the energy efficiency। जो रेशियो रहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया जाता है बैटरी का टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिटर्न इट टू द स्टेट बिफोर डिस्चार्ज, इट इज नोन एज एनर्जी एफिशिएंसी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी नहीं रहेगा ऑप्शन, और यहाँ पे सेल्फ डिस्चार्ज रेट भी ऑप्शन नहीं रह सकता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का इसमें से कौन सा एक एग्जांपल नहीं है, तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ये इसका एक एग्जांपल नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल है गाइस, ठीक है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हो गया, रिले बैलेंस, करंट बैलेंस हो गया, ये हमारे एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया गाइस। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में आता है हमारे पास में इंडिकेटिंग हो गया, इंटीग्रेटिंग हो गया और रिकॉर्डिंग, तीन तरीके के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस permanent magnet for creating a stationary magnetic field between which the coil moves, it is known as उसको हम लोग कहते हैं पीएमएस इंस्ट्रूमेंट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे हमारे पास परमानेंट मैग्नेट यूज किया जाता है फॉर क्रिएटिंग अ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। अभी अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे तो काफी आसान ये क्वेश्चन लग सकते हैं। पीएमएमसी का फुल फॉर्म में क्या है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे बोला क्या क्या परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ट्रांसफार्मर, जनरेटर, गैल्वेनोमीटर तो गलत हो जाएगा, सिंपल है। सो देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस कंटिन्यूसली फेड इलेक्ट्रोड थ्रू अ वेल्डिंग गन एंड ऑपरेटर नीड्स टू पुल अ ट्रिगर इन ऑर्डर टू फीड द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड थ्रू। बोला क्या गया, देखिए काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी वेल्डिंग है इसमें से जहाँ पे हमारे पास में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता है, ठीक है, वहाँ पे यूज किया जाता है, और जो वेल्डिंग गन में ऑपरेटर को ट्रिगर पुल करना पड़ता है तो सो दैट हम लोग इस इलेक्ट्रोड को फीड करते हैं उसको। ऐसे वेल्डिंग प्रोसेस रहती है इससे, वो है हमारी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपने यूपीपीसीएल जेईई का कोर्स ज्वाइन करके रखा होगा तो उसमें मैंने सेपरेटली वेल्डिंग को अच्छी तरीके से पढ़ा है, जैसे कि मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग हो गया, ठीक है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है, अलग अलग टाइप के जो वेल्डिंग्स है डिटेल में हमने पढ़ा है, जहाँ पे कहा कौन से इसमें उसका टेम्परेचर कितना रहता है, ठीक है, टेम्परेचर कितना रहता है, उसका कंज्यूमेशन, उसका जो इलेक्ट्रोड कंजम्पशन होता है या नहीं होता है, ठीक है, या फिर एमआईजी वेल्डिंग रहता है, मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग वगैरह हो गया। तो वो हमने सारी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके रखा है। अभी हम लोग 1 से 2 मिनट में इसको डिटेल में नहीं समझ पाएंगे, तो उसको जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। अगर आपने नहीं उसको वॉच किया होगा, ठीक है, तो डेफिनेटली इसको ज्वाइन करके अच्छे से छोटे छोटे टॉपिक से प्रिपेयर करके रखना होगा, एक एक क्वेश्चन आपके कहीं पे भी मिस ना होना पाए, ओके। Next question is which part of the induction motor among the following carries a 3-phase winding and it is fed from a 3-phase supply, ठीक है। स्टेटर से सिंपल है, कौन सा ऐसा पार्ट है इंडक्शन मोटर का, ठीक है, जहाँ पे 3-phase वाइंडिंग रहती है और वो फीड किया जाता है फ्रॉम अ 3-phase सप्लाई, तो वो है हमारा स्टेटर गाइस। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंडक्शन ऑफ अ करंट इन अ बोथ डायरेक्शन इन एन एलिमेंट, जैसे कि रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस विद द सेम मैग्नीट्यूड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बायलैटरल एलिमेंट कहते हैं। बायलैटरल मतलब दोनों जगह से अगर हम लोग करंट फ्लो किया तो हमारा उसका सर्किट का जो हमारा पैरामीटर रहता है, प्रॉपर्टीज है, वो एज इट इज रहती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ मेरिट ऑफ अ स्टैटिक रिले। स्टैटिक रिले का इसमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है, ठीक है, एडवांटेज नहीं, मेरिट बोला गया, तो वो लॉन्ग लाइफ नहीं रहती उसकी, सिंपल है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश फाइंड्स द वोल्टेज पोटेंशियल एट अ डिफरेंट नोड्स दैट प्रोवाइड कॉमन कनेक्शन ऑफ 2 और मोर सर्किट कंपोनेंट्स इन अ सर्किट। तो उसको हम लोग कहते हैं नोडल वोल्टेज एनालिसिस। आपको देखा होगा आपके नोडल वोल्टेज एनालिसिस के वक्त हम लोग
यहाँ पे जो वोल्टेज पोटेंशियल्स रहता है डिफरेंट डिफरेंट नोड पे, ठीक है, एक कॉमन कनेक्शन करते हैं दो और सर्किट कंपोनेंट का एक सर्किट के अंदर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश डिटरमाइंस द एबिलिटी ऑफ अ ट्रांसफार्मर टू प्रोवाइड द कांस्टेंट वोल्टेज फॉर वेरिएबल लोड। ठीक है, बेसिकली जो वोल्टेज रेगुलेशन रहता है ट्रांसफार्मर का, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन अप रेगुलेशन भी रहता है और डाउन रेगुलेशन, ऐसे दो तरीके का रेगुलेशन रहता है। तो मुझे बताइएगा कि ट्रांसफार्मर जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है तो उसमें अप वोल्टेज रेगुलेशन रहता है, डाउन वोल्टेज रेगुलेशन रहता है, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन जो रहता है ट्रांसफार्मर का डिफाइन कर रहे हैं हमारे कांस्टेंट वोल्टेज वेरिएबल लोड का कितने अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर रहा है। मान लो आपका वोल्टेज तो लोड तो चेंज हो जा रहा है, लेकिन आप कितना कांस्टेंट वोल्टेज फीड कर पा रहे हो वो डिफाइन कराते हैं हमारी वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी मशीन जो कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो होती है हमारी जनरेटर, ठीक है। मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल बोला गया है, जनरेटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर वाटमीटर गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज एन एनालिटिकल मेथड यूज्ड टू चेंज कॉम्प्लेक्स सर्किट इनटू अ सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद अ सोर्स वोल्टेज। उसको हम लोग कहते हैं थेवेनिन्स थ्योरम गाइस, ठीक है। थेवेनिन्स थ्योरम एक हमारे एनालिटिकल मेथड है जो हमारे कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं गाइस, जिसमें हमारे पास में एक RTH रहता है और VOC रहता है, ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज एंड थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, सिंपल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन काफी सिंपल है, देखिएगा। एक वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 2000 ओम्स का, जो कनेक्ट किया गया है अक्रॉस अ DC सर्किट जिसका पावर कंजम्पशन 2 मिलीवाट है। अगर हमारा ये वोल्ट मीटर रिप्लेस कर दिया हमने वोल्ट मीटर 4000 ओम से, तो उसमें पावर कंजम्पशन कितना रहेगा। देखिए फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस कितना था, 2000 ओम्स था, राइट, और पावर कितना था, कंजम्पशन 2 मिलीवाट था, ओके ओके। दूसरी बात होगी हमारा जो पावर हम लोग निकालते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R, ओके। जिसके करंट का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, देखिए वो कितना हो जाएगा 2 × 10⁻³ I स्क्वायर इंटू R है हमारे पास 2000। तो यहाँ पे जो करंट का वैल्यू आ जाएगा इस केस में वो आएगा हमारा 1 × 10⁻³ राइट। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो 4000 हो गया, ठीक है, तो इंटू जो है दैट मीन्स 1 × 10⁻³ ये सेम फॉर्मूला से मल्टीप्लाइड बाय हम लोग इससे करेंगे, ठीक है, 4000, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा 4 मिलीवाट आ जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ डैश मटेरियल्स ईच एटम हैज अ रिलेटिवली लार्ज डायपोल मोमेंट caused primarily by uncompensated electron spin moment। तो उसको हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक सिस्टम के ऊपर, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल सिस्टम के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाइएगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो रहता है हर एक आइटम रिलेटिवली लार्ज डायपोल मोमेंट का रहता है, जिसमें अनकॉम्पेंसेटेड इलेक्ट्रॉन स्पिन मोमेंट होने के कारण हमारा फेरोमैग्नेटिक के जो डायपोल्स रहते हैं कुछ इस तरीके से हमें अलाइन देखने को मिलते हैं, स्ट्रेट लाइन में पर्टिकुलरली, ओके। एंटी फेरोमैग्नेटिक के केस में हमारे कुछ इस तरीके से रिवर्स में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज due to its smooth rotor, the following motor operates quickly and does not suffer from magnetic pulsation caused by slot या फिर salient poles that are present in the rotors of the motors। उसको हम लोग कहेंगे हिस्टेरेसिस मोटर गाइस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हिस्टेरेसिस मोटर का जो रोटर रहता है वो काफ़ी स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर हमें या रहता है, या इसके फीचर जो रहता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन के फॉर्म में भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, नोट डाउन करिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन हमें पूछा गया है, तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ईटा इज इक्वल टू -d∅b/dt। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का हमारा फॉर्मूला रहता है बेसिकली, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज For a percentage differential protection or a normal differential protection, the dash in a primary and secondary winding should be same। तो जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर रेशियो रहता है वो सेम होना चाहिए अगर हम लोग परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन या फिर नॉर्मल डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं तो, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the following have a high electrical resistance and essentially in order to that the current drawn by them is small and consequently the power absorbed is small। ठीक है, बोला क्या गया है कि हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स बताए गए, ओके। वोल्ट मीटर के अंदर जो है, ठीक है, इसमें एक हाई रेजिस्टेंस रहता है। आपको मल्टीप्लाई और आपको शंट्स पता होंगे, ठीक है। शंट्स हम लोग जो है एमीटर की रेंज एक्सटेंड करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो हम लोग मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं वो वोल्ट मीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वोल्ट मीटर के अंदर हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं और एमीटर के अंदर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल से उसमें क्वेश्चन पूछा गया, उसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड है। बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। हाई रेजिस्टेंस एंड इसेंशियली इन ऑर्डर टू दैट द करंट ड्रॉन बाय देम इज स्मॉल एंड कॉन्जिक्यूटिवली पावर एब्सॉर्ब इज स्मॉल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वोल्ट मीटर और एमीटर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द आई फॉर अ ट्रांजिस्टर दैट हैज अल्फा डी सी इक्वल्स टू 0.98 एंड आई बी का है 100 माइक्रो एम्पियर। सिंपल है गाइस, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, बीटा का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है हमारे पास बेसिकली क्या बोला गया, कैलकुलेट द आई। ओके, मतलब इमीटर करंट हमें निकालना है, तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई विल बी इक्वल्स टू बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय आई बी। ओके, तो बीटा का हमें वैल्यू यहाँ पे निकालना रहता है, वो रहता है हमारे पास अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसी वैल्यू से हम लोग ये वैल्यूज निकाल सकते हैं 0.98 अपॉन 1 माइनस 0.98। ठीक है, तो ये आ जाता है वैल्यू 49। करेक्ट, तो बीटा का वैल्यू आ गया और हमारे पास आई बी का भी वैल्यू बताया गया है, तो हम लोग यहाँ पे 49 प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 माइक्रो एम्पियर से, 100 × 10⁻⁻⁶, जिससे हमारा आई का वैल्यू आ जाएगा 5 मिली एम्पियर्स। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is, a dash of a system is a pictorial representation of a function performed by each component and of the flow of signal। तो उसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक डायग्राम का। ठीक है, कोई भी एक ब्लॉक डायग्राम होगी, एक हमारी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, एक फंक्शन परफॉर्म बाय ईच कंपोनेंट। मान लो यहाँ पे मोटर है या फिर कोई एक आधा कंट्रोल सिस्टम का एलिमेंट हो गया, तो ये हमारा किस तरीके से सिग्नल फ्लो हो रहा है, ये हमारे ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच मटेरियल अ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस अ मैग्नेटिक मोमेंट दैट अपोजेस द वेरी मैग्नेटिक फील्ड दैट एक्चुअली कॉजेस इज। उसको हम लोग कहते हैं डायम मैग्नेटिक मटेरियल गाइस। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ गुड इंसुलेटिंग मटेरियल शुड नॉट पोसेस। इंसुलेटिंग मटेरियल में नॉन यूनिफॉर्म विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, इट शुड हैव अ यूनिफॉर्म विस्कोसिटी। ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a dash is a device used in an electrical power system and telecommunication system to protect the insulation and conductors of the system from the damaging effect of the lightning। तो उस केस में हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल है गाइस, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम में लाइटनिंग अरेस्टर का काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है गाइस, क्योंकि काफ़ी हैवी कॉस्टलियर इक्विपमेंट हमारे पास हमें प्रोटेक्ट करने रहते हैं, और उसके जो टॉवर्स रहते हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोन रहते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल, दैट मीन्स हमारे एक लाइटनिंग स्ट्रोक के लिए। ओके, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज इंक्लूड्स कॉटन, सिल्क, पेपर, सेल्यूलोज, वुड एटसेट्रा। तो वो हमारा क्लास 5 रहता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ जो हम लोग लास्ट सेशन का हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 90, इसमें आपको मैं एंड करा रहा हूँ इस स्लाइड के साथ में। आपको टाइप ऑफ क्लास इंसुलेशन जो होते हैं, ठीक है, उसके टेम्परेचर रेंजेस अच्छी तरीके से ध्यान में रखने के, और उसके मटेरियल्स भी आपको अच्छी तरीके से नोट करके रखने होंगे। ठीक है, तो आप एग्जामिनेशन में काफ़ी कबार इसका YAE-BF-HC इसका जो सीक्वेंस है ये आपको ध्यान में रख सकता है गाइस। ओके, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रख लीजिएगा। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा गाइस। अगर सेशन समझ में आया तो हमारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को आप यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहिएगा, सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट्स और कोई भी क्वेरीज रहते हैं हम लोग आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। इस सेशन को आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में।